So now today we will start with biodiversity as conservation. So in the previous lecture we have already discussed about the different reasons for the loss of biodiversity. Now we will discuss about its conservation. So what do you mean by conservation? This is the protection, upliftment, scientific management of the biodiversity for getting the benefits. So when you want to derive the benefits, then we have to conserve the biodiversity. So what is this? This is the method of protection for upliftment, scientific management of biodiversity, and to maintain it at the optimum level so that we can get the benefits, we can derive the benefits for the present generation and also for the future generation. So now we will discuss about the reasons for conserving the biodiversity. See, there are many reasons for conserving the biodiversity, but all reasons are equally important and they can be grouped into three categories. Now we will see the three categories of this reasons of conserving the biodiversity. See, number one reason is narrowly utilitarian. So what is this? These are based on obvious reason. That means ये biodiversity हम लोगों को क्या फ़ायदा देता है उसके ऊपर based करके this is narrowly utilitarian. So humans, you know that derives benefits from nature. Nature से बहुत कुछ मिलता है आदमी को, जैसे कि खाना, बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, सीरियल सब हम लोगों को प्लांट से मिलता है. फायरवुड, फाइबर और कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल्स, हाँ बहुत सारे चीज़ें जो है हम लोग को बायोडाइवर्सिटी देता है. मेडिसिनल प्लांट्स से मेडिसिन्स मिलता है. सो दे आर हैविंग इकोनॉमिक एंड मेडिसिनल वैल्यू ऑल्सो. ठीक है, तो इसके लिए जैसे कि बेनिफिट्स मिलता है, इसके लिए बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, तो दैट इज़ नैरोली यूटिलिटेरियन. और बायो प्रॉस्पेक्टिंग एक टर्म आएगा जिसका मतलब होता है एक्सप्लोरेशन ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी, this molecular and genetic species level diversity for obtaining the products which are very important economically. जो बेनिफिट्स हम लोगों को इकोसिस्टम से मिल रहा है ना, उस बेनिफिट से क्या सोचना पड़ेगा कि हम लोगों को बेनिफिट मिलता है तो हम लोगों को कंजर्व करना पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी. और इसी के दौरान हम लोगों को एक डेफिनेशन आएगा जिसका नाम है बायो प्रॉस्पेक्टिंग. इसका मतलब है एक्सप्लोरेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी. एक्सप्लोर करना, फाइंड आउट करना द डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीशीज फॉर ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए होगा उसके लिए बायो प्रॉस्पेक्टिंग मतलब एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा. ओके, so this is narrowly utilitarian. Next we come to broadly utilitarian. So next is broadly utilitarian. इसमें हम लोग देखेंगे कि biodiversity plays a major role in ecosystem services that nature provides. So जो services provide करता है, जैसे कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. Amazon forest जो है 20% of the total ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है अर्थ एटमॉस्फेयर को via the process of photosynthesis. बायोडाइवर्सिटी जो है पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स के लिए मदद करता है. जो पॉलिनेशन नहीं होगा तो फ्रूट्स एंड सीड्स भी नहीं होगा. ओके, देन इट हेल्प्स इन कंट्रोल ऑफ फ्लड्स एंड इरोशन. और एस्थेटिक प्लेजर के लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि फूल खिलते हैं तो हम लोग उसे देखने के लिए जाते हैं, फूल खिला हुआ है, आराम लगता है मन को कि फूल देखने से अच्छा लगा, मन अच्छा हो जाता है. जंगल के अंदर घूमने के लिए जाते हैं, पंछियों के गाने सुनते हैं. दिस आर ऑल एस्थेटिक प्लेजर दैट वी गेट इन आवर माइंड. सो नैरोली यूटिलिटेरियन और ब्रॉडली यूटिलिटेरियन दोनों पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया है अभी. नेक्स्ट वी कम टू एथिकल आर्ग्यूमेंट. अब एथिकल आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि हर एक स्पीशीज़ का इंट्रिंसिक वैल्यू होता है. इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है तो कुछ ना कुछ और वैल्यू होता है हर एक स्पीशीज़ का. ठीक है, एंड हम लोगों का ये मॉरल ड्यूटी है टू केयर, अपना खुद का ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है टू केयर फॉर देयर वेल बीइंग इन ऑर्डर टू गेट गुड फ्यूचर जनरेशन. जैसे कि रिलीजियस वैल्यू भी है कुछ कुछ प्लांट्स का जिनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, जैसे तुलसी एंड पीपल.
तुलसी का पौधा, पीपल का पेड़, दोनों ही रिलीजियसली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी बचाना चाहिए हम लोगों को. दिस इज ऑन द एथिकल आर्ग्यूमेंट. नेक्स्ट वी कम टू द अप्रोचेस टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी. अब अप्रोचेस मतलब क्या क्या तरीका होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे. तो पहला जो पॉइंट है दैट इज इन सिटू कंजर्वेशन और ऑन साइट कंजर्वेशन. अब इन सिटू कंजर्वेशन क्या है? दिस इज कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड इकोसिस्टम और द होल इकोसिस्टम इन इट्स हैबिटेट. अपना जगह छोड़ना नहीं पड़ेगा. इन situ ऑन साइट होता है ये. सो दिस इज कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द होल इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ डैमेज. और इनको एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पर जाने का ज़रूरत नहीं होगा. ऑन साइट होगा ये, जहाँ पर है वहाँ ही प्रोटेक्शन मिल जाएगा. जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इधर बायोलॉजिकल जो हॉटस्पॉट होते हैं या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जिसको बोलते हैं, जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज़ देखा जाएगा. सो यहाँ पर मैक्सिमम प्रोटेक्शन दिया जाता है. ठीक है, तो अभी हॉटस्पॉट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो हॉटस्पॉट्स क्या है? हॉटस्पॉट्स ये टर्म देखने से ही मालूम चलता है कि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी देखा जाता है. सो दे नीड मैक्सिमम प्रोटेक्शन. सो दिस आर कॉल्ड व्हाट? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. सो यहाँ पर हाई लेवल्स ऑफ स्पीशीज रिचनेस है, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म है, और अगर बहुत ज़्यादा हैबिटेट लॉस होता है तो हॉटस्पॉट जो रीजन है वो ख़राब हो जाएगा. सो ऑल टुगेदर इंडिया में कितना है हॉटस्पॉट्स ऐसे देखा गया है? ऑल ओवर द वर्ल्ड 34 हॉटस्पॉट्स है, लेकिन इंडिया में 3 हॉटस्पॉट्स है अभी. जैसे वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, उसके आसपास इंडो बर्मा एंड ईस्टर्न हिमालयाज रीजन में हॉटस्पॉट्स है. अगर टोटल हॉटस्पॉट्स का एरिया को हम लोग एक साथ देखने का कोशिश करेंगे तो इट विल कवर लेस देन 2% ऑफ द अर्थ्स लैंड एरिया. लेकिन डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है. इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 8.4% ऑफ द टोटल डाइवर्सिटी. सो अगर इस जगह पर हम लोग एंट्री रेस्ट्रिक्शन कर दें, प्रोटेक्शन करना स्टार्ट कर दें, तो एक्सटिंक्शन जो एनिमल्स का या पेड़ों पौधों का हो रहा है तो वो काफ़ी मात्रा में कम हो जाएगा. So here protection should be maximum in this biodiversity hotspots. Then we come to the protected areas. These are especially dedicated areas for the protection and maintenance of ecologically unique and biodiversity rich regions. Special areas हैं जहाँ पर animals, plants सबका protection दिया जाएगा, and these are ecologically unique और biodiversity काफ़ी rich होता है इन जगह पर. जैसे कि नेशनल पार्क्स. ठीक है, दिस आर मेंटेन बाय गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट मेंटेन करते हैं नेशनल पार्क्स, अबाउट 90 इन इंडिया. तो नेशनल पार्क्स में क्या होता है? एनिमल्स एंड प्लांट्स का प्रोटेक्शन किया जाता है उधर. एंड दीज आर रिजर्व फॉर बेटरमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड एक्टिविटीज सच एज कल्टिवेशन, जैसे कि खेती करना, एनिमल को वहाँ पर छोड़ देना घास खाने के लिए, या पेड़ काटना, हैबिटेट को बढ़ाना, ये सब अलाउड नहीं है. इंडिया में फर्स्ट नेशनल पार्क हुआ था 1936 में, विच इज़ कॉल्ड द हेलीज नेशनल पार्क. नेक्स्ट वी कम टू द सैंक्चुअरीज, विच हियर इज सम ऑफ द एक्टिविटीज आर नॉट अलाउड एंड सम ऑफ द एक्टिविटीज आर अलाउड. बट हंटिंग इज नॉट अलाउड एट ऑल इन दिस रीजन्स. हंटिंग इज नॉट अलाउड एट ऑल. Okay, so I think you have heard some of the names of sanctuaries here, like collection of the forest product, harvesting of timber, then tilling of the land. These are allowed, but hunting is not allowed. Okay, and animals and the plants are protected here in a proper way. Next we have the biosphere reserves. These are large tracts of preserved land or protected land. ठीक है, बहुत ज़्यादा जो जगह होता है, लार्ज ट्रैक्स होता है एरिया का. दिस प्रोटेक्टेड लैंड इज कॉल्ड व्हाट? बायोस्फीयर रिजर्व. सो दे हैव मल्टीपल यूज. जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है, इकोसिस्टम बाय प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल ऑफ ट्राइबल्स को भी देखा जाता है. सबको एक नज़र से देखने के बाद ये प्रोटेक्शन यहाँ पर होता है, बायोस्फीयर रिजर्व जिसको बोला जाता है. सबका प्रोटेक्शन के बारे में यहाँ पर ध्यान दिया जाता है. लार्ज एरियाज है इनका बायोस्फीयर रिजर्व्स का. इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़
ज़्यादातर बाहर से ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है, बाहर से आने वाले लोगों को बायोस्फीयर रिजर्व्स में हंटिंग करने के लिए नहीं दिया जाता है, कोई एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट वी कम टू द सैक्रेड ग्रुप्स। ऑलरेडी नाम से पता चल जाएगा आप लोगों को, सैक्रेड ग्रुप्स मतलब जिनका पूजा किया जाता है, कोई होली रिलेशन है इसमें। होली मतलब भगवान के साथ जुड़ते हैं प्लांट्स को। दिस आर स्मॉल ग्रुप ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल रिलीजियस इम्पोर्टेंस। जो स्मॉल ग्रुप ऑफ फॉरेस्ट है ये, इसमें क्या है, स्पेशल रिलीजियस इम्पोर्टेंस। यहाँ पर पूजा किया जाता है पेड़ पौधों का, यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। दिस आर अनडिस्टर्ब फॉरेस्ट। और यहाँ पर रेयर, एंडेंजर्ड, एंडेमिक स्पीशीज बहुत सारे होते हैं। सैक्रेड ग्रोव्स खासी जयंतिया हिल्स मेघालय में, अरावली हिल्स राजस्थान में, वेस्टर्न घाट्स कर्नाटक एंड महाराष्ट्र में, और मध्य प्रदेश का चंडा बास्तर जगह पर भी ये सैक्रेड ग्रोव्स देखा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, दे प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एज अ पार्ट ऑफ देयर कल्चरल ट्रेडिशन। सो यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस अलाउ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पेड़ पौधों का पूजा किया जाता है। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड व्हाट, सैक्रेड ग्रोव्स। And the last one is the Ramsar sites. These are the sites which are called the wetlands. These are used for the maintenance of their ecological character of the ecosystem. So these sites are called the wetlands, which are designated as internationally important by the convention held at Ramsar in Iran in 1971. ईरान में जो कन्वेंशन हुआ था रामसर में, सो अंडर दैट दिस इज टेकन इनटू कंसिडरेशन दैट वी हैव टू use the wetlands in a wise way so that we can preserve some of the flora and the fauna in that area. 26 Ramsar sites are there in India, जैसे कि केरला में है, राजस्थान में, चिल्का लेक है उड़ीसा में, और वेटलैंड है हिमाचल प्रदेश में भी, रेणुका वेटलैंड जिसको बोला जाता है। ठीक है, ये वेटलैंड्स को प्रिजर्वेशन का तरीका होता है। दिस आर कॉल्ड व्हाट, रामसर साइट्स, जहाँ पर वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम एनी डैमेज। Next we come to ex situ conservation, which is the off-site collection or off-site conservation. That means there are live collection of the wild and domesticated species. They are kept in some places like botanical gardens, like zoological parks, like safari parks, etc. So these animals, the threatened animals and plants, are placed in different areas for getting the special cares. So they need the special care, so they are lifted from their original place and they are taken to some other place for their care that they need. So this is called ex situ conservation. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं लाइव कलेक्शन ऑफ स्पीशीज दीज आर, एंड दिस इज मेनली सीन इन द zoological पार्क्स, बोटानिकल गार्डन्स, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स भी होता है। इंडिया में 355 ऐसे पार्क्स हैं और यहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है फॉर प्रोटेक्शन। दूसरा है जीन बैंक्स। ये कौन सी जगह है जीन बैंक्स, जहाँ पर देयर इज प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द गैमेट्स। टिश्यू कल्चर इज ऑल्सो डन एंड क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स आर ऑल्सो फॉलोड हियर। So this is called what, gene banks. Okay, so यहाँ पर क्या होगा, they are keeping the valuable gametes here by stocking their seeds or by doing tissue culture by cryopreservation. तो उसमें से पहला पॉइंट क्या देखेंगे, सीड बैंक, जहाँ पर सीड्स को स्टोर किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स आर स्टोर्ड विद डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेंथ विच इज कॉल्ड सीड बैंक। सीड को स्टोर किया जाने वाले जगह का नाम क्या है, सीड बैंक। नेक्स्ट वी कम टू टिश्यू कल्चर। Tissue culture is also a technique where plant tissue culture is used to produce clones of the plant. एक जैसे बहुत सारे प्लांट बनाने के लिए टिश्यू कल्चर किया जाता है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। जहाँ पर एक जैसे पौधे मिलेंगे तो लेबोरेटरी कंडीशन में इसको बोला जाएगा माइक्रो प्रोपगेशन। सो ये मेथड किस लिए यूजफुल है, फॉर मेंटेनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ जेनोटाइप्स इन स्मॉल एरिया। रैपिड मल्टीप्लिकेशन चाहिए अगर एंडेंजर स्पीशीज़ का, तो भी ये हो जाएगा। रेस्क्यू के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है टिश्यू कल्चर। ओके, एंड नेक्स्ट इज क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक, वेयर वी हैव टू प्रिजर्व दिस इन द लिक्विड नाइट्रोजन एट अ टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेंटीग्रेड।
बायोलॉजिकल मटेरियल कोई भी ऐसे प्रोसेस में स्टोर कर सकते हैं जिसका नाम क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन. दिस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग द वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड क्रॉप्स. जिनको वेजिटेटिवली प्रोपागेट करते हैं उसको स्टोर करने के लिए यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक. And also for the storing of biological material, so liquid nitrogen and at minus 196 degree centigrade. So these are the process like in the gene banks. Under this we have discussed about seed bank, tissue culture and cryopreservation. This is also ex situ conservation. Now we can see that international initiatives are also being taken, because biodiversity conservation is a collective responsibility of all the nations. So Convention on Biological Diversity or Biodiversity, that is the Earth Summit that was held in Rio de Janeiro in 1992, that here they discussed that all the nations should take part in biodiversity conservation. So again there was a follow-up World Summit on the Sustainable Development held in 2002 in Johannesburg, South Africa, and here 190 countries made commitments to significantly reduce the current rate of biodiversity loss. Here Johannesburg, South Africa, here. So that there is a balance. They significantly committed that they will reduce the rate of the biodiversity loss so that the total ecosystem remain in a balanced situation. And in the United Nations Conference on Sustainable Development in Rio, that was held in 2012, this is called the Earth Summit 2012. It is also called Rio Plus 20. Here also different opinions were taken and different discussions were held so that biological diversity can be protected. This biodiversity conservation methods can be followed by each and every country for a better future. Because if there will be biodiversity loss, then the ecosystem will be in a disbalanced condition which will not be stable, and due to instability the organisms might extinct. So to reduce the extinction, and why to reduce the extinction? Because there is an interrelation between each and every organism in the ecosystem. So if one extinct, other dependent on that can also be extinct. So in order to preserve the ecosystem, in order to maintain a balanced ecosystem, we have to protect the biodiversity. And already we have discussed that there are three ways, the reasons like narrowly utilitarian, the broadly utilitarian, and the ethical argument that we are using every day and every time to preserve the biodiversity. क्योंकि इकोसिस्टम से, बायोडाइवर्सिटी से, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से हम लोग को कुछ ना कुछ मिलता है और हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है. सो इनका प्रिजर्वेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लाइफ के लिए, फॉर द होल वर्ल्ड टू एग्जिस्ट. सो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज नेसेसरी. Okay, so with this we have completed this chapter of biodiversity and conservation, and in the next class we will be starting with the next lesson. Before that, all of you read this chapter.